हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 को। और बड़ी खुशी हो रही है देख के, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और स्पेशली आपने जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है पिंच ऑफ स्नफ, उस पे जो कमेंट्स हैं, उस पे जो व्यूज हैं, उसको देख के बड़ी एनर्जी आ गई है। थैंक यू सो सो मच फॉर हेल्पिंग मी दैट मच। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। और ये जो चैप्टर है, यूं तो आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको फटाक से इस तरीके से समझा दूंगा कि दोबारा आपको इसको पढ़ने रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर एस्से है। सबसे पहले समझिए, एस्से, प्रोज, पोएट्री, ये आप समझते होंगे। एस्से है और ये लिखा हुआ है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। बर्ट्रांड रसेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मैंने कल के क्लास में भी बोला था कि राइटर के बारे में बहुत नहीं पढ़ना है, राइटर ने जो लिखा है उसको पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर के भीतर से इससे क्वेश्चन आएगा। बर्ट्रांड रसेल के मौसी का नाम और फुआ का नाम बोर्ड में नहीं पूछने वाला। तो आप लोग और किसी आलतू फालतू चैनल पे अगर राइटर के बारे में आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सर के व्यूज को बढ़ा दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ में कुछ नहीं लगा है, राइट। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा मैं एक हिंट दे दूं। सबसे पहली चीज कि ये एक ब्रिटिश राइटर है, ठीक है, ब्रिटिश राइटर हैं। और ये जो इंसान है बर्ट्रांड रसेल, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। और ऐसे लोग बहुत रेयरली पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फिलोसोफर है, ये एक फिलोसोफर है, ये एक एसेइस्ट है, ये एक पोएट है, ये लॉजिशियन है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, जो इनको बाकी भीड़ से अलग खड़ा करती है, वो क्या है कि ये बड़े कमाल के मैथमेटिशियन भी हैं, मैथमेटिशियन हैं। अब भैया सोचने वाली बात ये है कि इंग्लिश का एक राइटर, मैथ्स का मैथमेटिशियन है, फिलोसोफर है, एसेइस्ट है, लॉजिशियन है, जो बातों के ऊपर लॉजिक अपना देते हैं। ये अपने आप में इनको भीड़ से अलग खड़ा करती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज कि लिटरेचर के लिए 1950 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। यह भी अपने आप में भाई बड़ी बात है, दुनिया में कोई एक ही रहा होगा। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर ही गॉट इन 1950, राइट। अब इस चैप्टर में बर्ट्रांड रसेल कहते क्या हैं और हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको फटाफट फटाफट बताते चलूं। साथ ही साथ हर पैराग्राफ से मैं आपको बता दूंगा कि कहां से कैसा सवाल पूछ सकता है। क्योंकि मेरी आदत है भैया, मैं पैराग्राफ को घेरता हूं और घेर के उससे सवाल जरूर राइज कर देता हूं। देखिए, राइटर कहते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वो युक्ति, वो विचार, वो बुद्धि जिसने इंसानियत की सहायता की है, चैप्टर में वही पढ़ना है। मतलब प्रिमिटिव स्टेट, यानी जब इंसान शुरुआती दौर में नया नया धरती पर आया था, तब जब इंसान रेयर था, इंसान दुर्लभ था। जैसे मान लीजिए हमारा हिंदुइज्म, हिंदुइज्म कहता है कि भैया धरती पे सबसे पहले मनु आए और शत्रुपा आई, क्लियर। इस्लाम कहता है कि सबसे पहले धरती पे आदम आए और हव्वा आई। क्रिश्चियनिटी कहती है कि एडम और ईव, ये दोनों आए। अब चाहे वो मनु हो, चाहे वो आदम हो, चाहे वो एडम हो, द पॉइंट इज कि जब इंसान आया तो वो कम आया, एक आया, दो आया, या फिर लिमिटेड नंबर में आया। धरती पे बाकी सारी स्पेसीज थी, इंसान धरती पर आने वाले आखिरी स्पेसीज में से एक था, क्यों, होमोसेपियंस, ठीक है। तो जब इंसान आए भैया, आप इमेजिन करिए, और चारों तरफ जानवर रहे होंगे, तो जब जानवर होंगे उनसे इंसान को डर लगता होगा। इंसान गुफाओं के भीतर छुप के रहता था, ना उसको आग के बारे में मालूम, ना उसको चक्का के बारे में मालूम, ना उसको के पास कोई ट्रांसपोर्टेशन, ना उसके पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ना उसके पास कोई इन्वेंशन, कुछ था ही नहीं। नंगा पुंगा बिल्कुल गुफा के भीतर छुप के रहता था। और बाहर जो जानवर होते थे, इंसान उनसे डरता था। बात समझ में आ रही है? राइटर उन सारे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट टच कर रहे हैं, हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि कौन कौन से वो आइडियाज थे जिसने इंसान को प्रिमिटिव स्टेज से लेके मॉडर्न एज तक इंसान को हेल्प किया है, इंसान को अभी तक सरवाइव करने में, इंसान के डेवलपमेंट में। आज जो हम लोग यहां, जैसे अभी आप खुद देखिए ना कि कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। आप अपने घर बैठे हैं और मैं आपको यहां अपने स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो भैया कैमरा का आविष्कार, लाइट का आविष्कार, कैमरा माइक का आविष्कार, ये सारे इन्वेंशन ही है ना जिसने इंसानियत की सहायता की है, हेल्प किया है। तो हियर इन दिस चैप्टर, इन दिस एसे, बर्ट्रांड रसेल इज टॉकिंग और डीलिंग अबाउट ऑल द आइडियाज फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज मतलब प्राथमिक, शुरुआती, प्रिमिटिव स्टेज टू मॉडर्न एज, टू
मॉडर्न एज, मतलब यहां से लेके यहां तक इंसान की सहायता करने वाले सारे आइडियाज, वो कौन कौन से आइडियाज थे, कुछ तो आपके दिमाग में होगा और कुछ इनके दिमाग से है, कुछ मैं अपने दिमाग से भी बताऊंगा। हम तीनों का दिमाग एक दूसरे को रिलेट करेगा तो भैया जाके सर्कुलेट करेगा और रिजल्ट हम लोग का बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए स्टार्टिंग में कहते हैं, बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि बिफोर वी डिस्कस द सब्जेक्ट वी मस्ट form some conception as to the kind of effect that we considered a help to mankind। तो इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करें कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसने इंसानियत की सहायता की है, इससे पहले कुछ सवाल हैं बर्ट्रांड रसेल के। पहला पूछते हैं कि आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स और व्हेन दे बिकम हैप्पियर। इंसान खुश कब होता है? जब इंसान की संख्या बढ़ी। मान लो इंसान जब अकेला रहता था, कम रहता था, डरा डरा सहमा सहमा सा रहता था, वो तब ज्यादा खुश था कि उसकी जनसंख्या बढ़ी, वो डरना बंद कर दिया उसने, जानवर अब उससे डरने लगे, तब ज्यादा खुश है। हम जब जानवरों की तरह थे तब ज्यादा खुश थे कि अब हम जानवरों की तरह नहीं रहे तब ज्यादा खुश हैं। इंसान खुश कब होता है? सवाल ये हमसे पूछते हैं, आप कमेंट में बताइए दो सवाल के जवाब। सबसे पहला कि जब हम लोगों की संख्या बढ़ी, क्वेश्चन नंबर 1, जब हम लोगों की संख्या बढ़ी तब हम खुश हुए या हमारी संख्या कम थी तब हम खुश थे? सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जब हम लोग जानवरों की तरह थे तब ज्यादा खुश थे कि जब हम जानवरों की तरह नहीं रहे तब ज्यादा खुश हैं? आप इस सवाल का जवाब फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई वांट टू चेक इट आउट दैट हाउ मच ऑफ यू हैव बीन स्टडीइंग विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको अब इन सवाल के ऊपर एक दो कंसेप्शन देता हूं। मान लो कि जब इंसान की जनसंख्या कम थी और अगर वो उस समय खुश था, अगर खुश था तो जनसंख्या बढ़ने पे अभी उसको दुखी होना चाहिए। और अगर मान लो जनसंख्या बढ़ने पे दुखी है, कम होने में खुश था, तो फिर उस समय इंसान डर क्यों रहा था? पूछता है भारत ये सवाल कि इंसान जब जानवरों की तरह था तब अगर खुश था, तो आज हम लोग जो चौपाया नहीं होके दो पाया हो गए, दो पैरों पे खड़े हैं, तब ज्यादा खुश क्यों नहीं है? और अगर मान लो कि हम लोग दो पैरों पे ज्यादा खुश हैं, तो हर इंसान जानवर की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्यों जानवरों को मार के खा रहा है? क्यों उसको हर बात में जानवर, आप समझ रहे हैं किस किस बात में मैं कह रहा हूं, अलग अलग जानवरों को वो क्यों कॉपी कर रहा है? कभी वो कुत्ता को कॉपी कर रहा है, कभी घोड़ा को कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो ये सवाल हैं जो राइटर चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में सोचें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। राइटर कहते हैं और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस और व्हेन दे कम टू नो मोर। इंसान ज्यादा खुश कब हुआ? जब उसने अलग अलग डाइवर्स स्टेज को एक्सपीरियंस करना शुरू किया तब वो खुश होगा, या जब वो ज्यादा जानकार हो जाता है यूनिवर्स के बारे में, मल्टीवर्स, मीटावर्स, गीगावर्स, हेक्सावर्स, तरह तरह के यूनिवर्सेस हैं, इन सब के बारे में जानकर वो क्या वो खुश हुआ है? और when they become more friendly to one another, और या जब इंसान एक दूसरे के प्रति ज्यादा फ्रेंडली होता है तब ज्यादा खुश होता है, कि एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली नहीं होता है तब ज्यादा खुश होता है? आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर कंसेप्शन of what helps mankind and I will say a preliminary word about them। तो मैं सोचता हूं कि ये सारे बातों को सोचने की आवश्यकता है और मैं एक एक करके उन स्टेजेस, उन आइडियाज के बारे में डिस्कस करूंगा जिन आइडियाज ने इंसानियत की हेल्प की। अब चलिए आते हैं सीधा पॉइंट पे कि वो कौन कौन से आइडियाज थे। ठीक है, पहला, द मोस्ट इंडिबिटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। बाबू फर्स्ट आइडिया कौन सा था? फर्स्ट आइडिया, इंसान ने जब अपनी संख्या को बढ़ाना सीख लिया, समझ रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। जब इंसान डरा सहमा सा गुफा के भीतर रहता, तो इमेजिन करो एक गुफा है, गुफा के भीतर दो लोग रहते हैं और बाहर एक भेड़िया खड़ा है। ऑब्वियस सी चीज है कि इंसान जो दो गुफा के भीतर है, बाहर के भेड़िया से वो डरेगा। अब तुम इमेजिन करो जब इंसान की गुफा के भीतर संख्या बढ़ जाए, अब गुफा के भीतर है 50 लोग और बाहर खड़ा है एक भेड़िया, तो क्या अब इंसान उनसे डरेगा? नहीं डरेगा। अब वो भेड़िया इंसानों से डरेगा और डर के वहां से भागेगा। बात समझ में आ रही है? तो जो फर्स्ट आइडिया विच हेल्प मैनकाइंड वाज हाउ टू ग्रो योर नंबर्स। ये सोचने वाली बात है। सबसे पहला वो कौन आदमी होगा जो इस प्रोसेस को सीखा होगा? कहां से ससुरा के दिमाग में आया होगा कि आदमी के भीतर से भी आदमी निकाला जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये ज्ञान आदमी के बस की नहीं है, ये भगवान नहीं दिया होगा ऊपर से। ठीक है,
There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, subsisting precariously in jungle and caves, terrified of wild beasts, having difficulty in securing nourishment. देखो, राइटर कहते हैं कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, निश्चित रूप से एक समय होगा, ऐसा था, जब इंसान होमोसेपियन डरा सहमा जंगल में गुफाओं में छुप के रहता था। उससे जंगली जानवरों से डर लगता था, नॉरिशमेंट के लिए, भोजन के लिए भी बाहर निकलने में उसको डर लगता होगा। एक समय तो ऐसा रहा होगा कि कम संख्या में थे, बाहर जानवर हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि वो डरता होगा। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वाज कम्युलेटिव बिकॉज it could be handed from one generation to other generation had scarcely begun to overweigh the disadvantage of his long infancy। तो देखिए, जब इंसान डरता था और उसने प्रजनन सीखा, उसने जनसंख्या को बढ़ाना सीखा, तो यह हकीकत है कि इन्फेंसी पीरियड में थोड़ी परेशानी हुई होगी। मतलब जब महिला गर्भवती रहती होगी तो उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं था उसके भीतर, सर्वाइव कैसे करे नहीं पता। मान लो दो लोग हैं, पति और पत्नी, पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो अब तो और बेचारा अकेला बच गया। तो उस समय की अगर हम लोग तकलीफ और पीड़ा को हटा दें तो नंबर्स ने इंसान की सहायता की है, और यह सबसे पहला आइडिया था जिसने इंसानियत की बहुत हेल्प की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। His lessened agility as compared with monkeys and his lack of hirsute protection against cold. In those days, the number of men must certainly have been very small. The main use to which throughout the ages men have to put their technical skill has been to increase the total population। उस दौरान, उस प्रिमिटिव स्टेज में, उस एरा में जब रिप्रोडक्शन नहीं आता था, शुरू हुआ था अभी नया नया, उस समय जो इंसान होगा उसके पास टेक्निकल स्किल तो था नहीं, सर्वाइवल स्किल उसके पास था नहीं। चूंकि सबसे पहले जानवरों से इंसान ने अपने आप को प्रोटेक्ट किस चीज के हेल्प से किया, तो भैया आग की सहायता से। ठीक है, आग जला देते थे वो लोग गुफा के बाहर और जानवर वहां से भाग जाते थे। आप इमेजिन करिए कि जब आग की भी स्किल नहीं होगी इंसान के पास, तो कितना खतरा रहता होगा इंसान को, कितना डरा सहमा सा इंसान गुफा के भीतर सर्वाइव करता होगा। आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन, but that it was in fact the effect. If this is something to rejoice in, then we have occasion to rejoice। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्रोटेक्शन के लिए ही अपनी संख्या को बढ़ाया गया होगा। इतना श्योर कोई कैसे हो सकता? पहला, जिसने सबसे पहले प्रेग्नेंट कोई महिला हुई होगी या जिसने सबसे पहले रिप्रोड्यूस किया होगा, मैं इससे चैप्टर से हटके पूछता हूं आपसे, अब उसने सेक्स के प्लेजर के लिए किया, या उसने अपने महिला को प्रेग्नेंट बनाने के लिए किया, या उसने अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए किया? सबसे पहला व्यक्ति, व्हाट वाज हिज इंटेंशन इज अननोन टू एनीवन। ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से फायदा हुआ, और यह फायदा अभी भी होता दिख रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। राइटर आगे कहते हैं, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली, बाबू यहां से इस लाइन को ध्यान देना, लेस लाइक एनिमल्स। देखिए, प्रोग्रेस करते करते यह हकीकत है कि हम लोग अब जानवरों की तरह उतने नहीं रहे। मतलब अब हम लोग जानवर से लेस हो गए। जानवर से लेस होने का मतलब संख्या की बात नहीं हो रही। हम लोग पहले, हम जब इंसान आया था धरती पे, तो उसके भीतर जानवर का सारा गुण था। इंसान चारों पैर पे चलता था, नंगा रहता था, जो मिलता था वही खा लेता था, जहां मन करता था सो जाता था, खड़ा होकर टॉयलेट कर लेता होगा, यही करता होगा ना। तो वी वर एट दैट टाइम लाइक एनिमल्स, बट नाउ वी हैव बिकम लेस लाइक एनिमल्स। अब हम जानवरों की तरह नहीं रहे, अब हम बदल चुके हैं। आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रेस्पेक्ट। मैं ऐसा दो चीजों के कारण सोच सकता हूं कि भैया अब हम लोग जानवरों की तरह नहीं रहे। कैसे? फर्स्ट, पहला, that acquired as opposed to congenital skill play a continually increasing part in human life, and secondly, that assuming more and more dominates impulse. In these two respects, we have certainly become progressively less like animal। तो पहला कि इंसान के भीतर अब कॉन्जेंशियल स्किल्स डेवलप हो चुके हैं इंसान। दूसरा कि भैया इंसान जो है अब वो डोमिनेटिंग इंपल्स का हो चुका है। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछा, सवाल पूछा, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, करोड़ों साल से, लाखों साल से मछली देखती आ रही है बाज को हवा में उड़ते हुए, और बाज भी देख रहा है करोड़ों साल से मछली को पानी में तैरते हुए। बट डू यू थिंक फॉर अ सेकेंड
कि क्या कभी उस मछली ने चिड़िया की तरह उड़ने का कोशिश किया? नहीं किया। और क्या कभी उस बाज ने जानवर उस मछली की तरह तैरने का कोशिश किया? नहीं किया। क्या कभी चीता ने बाज को कॉपी किया? नहीं किया। क्या कभी बाज ने चीता की तरह दौड़ना सीखा? नहीं सीखा। इंसान सबसे लास्ट में आया और अपने स्किल को लगा के उसने कॉपी करना शुरू किया। उसने मछली को देख के तैरना शुरू किया। नाव से लेके, जहाज से लेके, यॉट से लेके सबमरीन तक बना दिया। क्लियर? हवा में उड़ते हुए बाज को देख के उसने पतंग से लेके, पैरासूट से लेके, ग्लाइडर से लेके, एरोप्लेन से लेके, फाइटर प्लेन से लेके सुपरसोनिक जेट तक बना दिया। बात समझ में आ रही है? उसने जानवर को दौड़ता हुआ देख के मोटरसाइकिल बनाया, कार बनाया, स्पोर्ट्स बाइक कार बना दिया, स्पोर्ट्स बाइक बना दिया। ये डेवलपमेंट देखिए, वी हैव दैट पावर ऑफ इमिटेशन। हमारे भीतर वो कॉपी करने की क्षमता है कि हम आपको देख के आपसे बेहतर हो सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हो सकता है मेरे से भी पढ़ते पढ़ते कल को बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाएं, मेरे से ज्यादा हो सकता है आप कल को इंग्लिश में जान जाएं। बात समझ में आ रही है? तो हमने प्रोग्रेस किया है, देख के, स्किल लगा के, वी आर डेवलपिंग और वी हैव डेवलप्ड आवर सेल्फ। एज टू हैप्पीनेस, तो देखिए डेवलपमेंट तो हुआ है, बट एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। तो इंसान डेवलप हुआ है ये मैं श्योर हूं, लेकिन अगर बात खुशी की हो तो इंसान खुश हुआ है कि नहीं हुआ है मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि इंसान एक ऐसा जीव है जो कभी खुश और कभी संतुष्ट नहीं होता है। Birds, it is true, die of hunger in a large number during winter if they are not birds of passage. But during the summer, they do not foresee the catastrophe. Catastrophe का मतलब होता है बाबू आपदा। Catastrophe or remember how nearly it befell them into previous winter. देखिए इंसान में और जानवरों में, जीवों में अंतर को समझिए कि हमारे भीतर ऐसा क्या टैलेंट है, उनके भीतर कहां चूक हो गई, चूक कहां गए वो। देखिए सर्दी के मौसम में जो चिड़ियाएं होती हैं वो भूखे मर जाती हैं। भूख उनको लगती है, चारों तरफ उनको अनाज कहीं दिखता नहीं है, ठंड मौसम में बाहर ज्यादा होती है, उड़ नहीं पाती, मरती हैं। गर्मी का मौसम आता है, फिर उनको फल मिलता है। मैक्सिमम फल तो गर्मी में ही मिलता है ना, आम मिल रहा है, लीची मिल रहा है, पपीता मिल रहा है, केला मिल रहा है, मौसम सुहाना है, उड़ने को आसमान मिल रहा है, तो चिड़ियाएं उड़ लेती हैं। गर्मी में चिड़ियाएं खूब भोजन करती हैं, सर्दी के मौसम में उनको भोजन नहीं मिलता और वो भूखे मर जाती हैं। पर आप सोचिए कि क्या कभी चिड़िया ने यह याद रखा कि पिछला साल ठंडा में कौन दशा हुआ था। गर्मी में भोजन मिल रहा है, ठंडा का मौसम फिर आएगा, फिर भोजन नहीं मिलेगा। क्या चिड़िया याद रखती हैं? वो याद नहीं रखती, बट हम रखते हैं। कैसे? विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। इंसान की अगर बात करें तो इंसान में मामला अलग है। जब हम लोगों को गेहूं का फसल, जिस समय कटाई होती है गेहूं की, तो गेहूं हम लोग काटते हैं खेत में से, खाने लायक जो होता है हम उसको खाते हैं, बाकी को स्टोर करके बक्सा में, डब्बा में, बेड़ी में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेहूं नहीं मिलेगा तो रोटी उस समय भी तो खाना पड़ेगा। जब चावल का कटाई होता है तो चावल हम लोग खाते हैं, स्टोर करके बोरा में, झोरा में, जितना जिसका शक्ति रहा हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब चावल नहीं मिलेगा भात तो उस समय भी बनेगा। नाउ देयर इज द डिफरेंस कि वी रिमेंबर द अपकमिंग टाइम, वी कैन फोरसी द कैटास्ट्रॉफी। हम समय को याद रखते हैं कि आने वाला समय ऐसा ही हमेशा नहीं रहेगा। हम आने वाली आपदा को पहले भांप लेते हैं। जानवर ऐसा नहीं करते। जानवर आज में जीते हैं, गर्मी के मौसम में खूब मिल रहा है तो खात खात मरेगा, भूल जाएगा कि फिर ठंडा का मौसम आएगा और ठंडा के मौसम में नहीं मिलेगा तो खाना के अभाव में वो मर जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल, एक आंकड़ा देते हैं। I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter 1946 to 1947 is as great as the percentage of human being that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. राइटर कहते हैं कि देखो अभी वर्तमान समय में जब वो लिख रहे हैं कि 1946 से 1947 का जो ठंडा का मौसम है, इसमें जितना परसेंटेज चिड़ियाएं भूख से मरी होंगी, जानवर भूख से मरे होंगे, क्या इंसान भी उतना मरे होंगे? नहीं मरे होंगे, क्योंकि इंसान को पता होता है कि ठंडा का मौसम आ रहा है। इंसान इतना चतुर जीव होता है कि भोजन की बात तो छोड़ दीजिए, सूखा हुआ लकड़ी को पहले ही काट के रख लेता है कि ठंडा के दिन में जलावन होगा, घूर फूकाएगा, सब कोई बैठ के हाथ सेकेगा। बात समझ में आ रही है? वी कैन सी द अपकमिंग कैटास्ट्रॉफी ऑन टू अस। ठीक है? आगे कहता है बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है बाबू भूखमरी।
is preceded by long period of anxiety and surrounded by the correspondence anxiety of neighbors। तो देखिए कुछ गुण चिड़िया में भी है, जानवर में भी है। कैसे? तो इंसान भूखा नहीं मरता क्योंकि वो आने वाले समय को देखता है, वो चीजों को, संसाधन को अपने पास स्टोर कर सकता है। लेकिन इतना संसाधन होते हुए भी एग्जाइटी में, डिप्रेशन में, इंसोम्निया में, तरह तरह की मानसिक बीमारियों में, फ्रस्ट्रेशन में इंसान मरता है। अपने दुख में भी दुखी रहता है और पड़ोसियों के दुख के कारण भी दुखी होता है। ये इंसान की फितरत है। मतलब एक के पास सब कुछ है तो वो दुखी है। लेकिन क्या कभी किसी चिड़िया ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया है? नहीं किया। क्या कभी किसी घोड़ा ने बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के चक्कर में आकर सुसाइड कर लिया है पहाड़ से कूद के? नहीं। आपके पास सब है, फिर भी आप नाखुश हैं और एंग्जाइटी डिप्रेशन में आप चले जाते हैं। उसके पास कुछ नहीं है, आज खाया, कल क्या खाएगा पता नहीं, सुबह में खाया, शाम में क्या खाएगा उसको नहीं मालूम, बट वो डिप्रेशन में नहीं जाता। बिकॉज राइटर क्या कहते हैं कि आज टू हैप्पीनेस आई कैन से नथिंग। खुश हुआ कि नहीं हुआ इंसान मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। वी suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear. The curbing of impulses to which we are led by forethought and averts physical disaster at the cost of worry, general lack of joy. तो हमारे साथ जो कष्ट होते हैं हम उनसे डरते हैं, और जो कष्ट नहीं होता हमारे साथ उसके बारे में भी सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। माने आज हमको दुख है तो हम दुखी हैं, आज मैं खुशहाल हूं, पॉकेट में पैसे हैं, घर में खाना है, आपके घर में कम से कम 10 दिन खाने लायक जी चावल दाल गेहूं है ना, आटा है ना आपके पास, छोड़ दो 10 दिन का, गरीब से गरीब कोई है तो आज खाया है तो 2 दिन का अनाज उसके पास है ना, फिर किस बात की चिंता है यार? उसको देखो जो 2 टाइम का उसके पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? बकरी ने घास चरा दोपहर में, अब वो कल दोपहर में उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी खुश है। आप खुश नहीं है जबकि आपके पास, आपको पता है कि सुबह में खाना मिल गया है, कम से कम शाम का खाना का व्यवस्था मेरे पास है। तो हैप्पीनेस इज अनदर थिंग एंड मटेरियल थिंग्स इज समथिंग अदर। आगे राइटर कहते हैं, आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नेड मेन ऑफ माई एक्विटांस इवन वेन they enjoy a secure income are as happy as the mice that eat the crumbs from the table while the erudite gentleman snoozes। देखिए मैं एक चीज को लेके हमेशा डाउट में रहता हूं। किस डाउट में? कि भैया एक इंसान जो टेबल पे बैठ के बड़ा आदमी खाना खा रहा है वो उतना खुश नहीं होता जितना उसी के टेबल का जो जूठा गिरता है और उस टेबल के नीचे से जो चूहा कुतर कुतर के खाता है वो खुश होता है। मतलब जिसने भोजन नहीं बनाया, जिसको पता नहीं कहां से मिलेगा लेकिन गिर गया, मिल गया, वो खुश रहता है, और उसी टेबल पे बैठ के खाने वाला इंसान ना खुश रहता है। उसको ईश्वर पे विश्वास है, आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं है। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य जो थे, कौटिल्य भी कहते हैं उनको, हमारे भारत के अब तक के सबसे ब्रेनलिस्ट इंसान है और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। चाणक्य की एक लाइन बहुत मार्वेलस थी, याद रखिएगा, कि जिसने मुंह दिया है भोजन की व्यवस्था भी वही करता है। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे के पैदा होते ही मां के स्तनों में दूध कहां से चला आता है? बच्चा तो कोई ड्यूटी करने नहीं गया, फिर भी मां के स्तन में उसके हिस्से का दूध आया। एक मुंह दिए भगवान तो एक भोजन का व्यवस्था उसके लिए कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। हैज बीन इन दिस रेस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। तो अगर इंसान खुश नहीं हो पाया, सारा प्रोग्रेस किस चीज के लिए? प्लेजर के लिए, लग्जरी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और अगर इंसान खुश नहीं हो पाया तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि भैया कोई भी प्रोग्रेस हुआ है। प्रोग्रेस होता तो आप खुश होते। खुश हैं अगर आप तो आपने प्रोग्रेस किया है, बधाई हो, अब आप आदमी हो गए हैं, अब आप जानवर नहीं रहे। अगर आप खुश नहीं हुए हैं तो फिर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपने कोई भी प्रोग्रेस किया है। आगे राइटर कहते हैं, एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। I remember reading an account of some lions who were taken as to a movie showing the successful depredation of lions in the wild state, but none of them got any pleasure from the spectacle। मुझे कहानी याद आती है, राइटर कहते हैं कहानी में कि मुझे कहानी याद आती है। शेर के ऊपर एक मूवी बन रही थी और शेर को मूवी में फिल्माने के लिए लाया गया। शेर को हर तरह के आदमी का काम कराया गया। जैसे आपने भी मूवी देखा होगा लॉयन किंग, आप लॉयन किंग मूवी देखिए, उसमें शेर जो है आदमी वाला सारा काम करता है। शेर महाराज है, शेर का मंत्री है, शेर बात करता है, शेर शिकार करता है, ऐसा दिखाया गया। तो शेर को उस समय, अभी तो वीएफएक्स है, एआई है, अभी बहुत सारे
चीजें हैं जिसे आप एनिमेटेड ही ऐसा बना देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली है कि नकली है। पहले के समय में जो शेर कुत्ता बिल्ली मूवी बनती थी ना, तो उनको पकड़ के लाया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था, वैसा आदमी शेर से वो काम करवा लेता था जो वो करवाना चाहता है। सोचिए कितना टॉर्चर दिया जाता होगा उसको, है ना। तो शेर के ऊपर एक मूवी थी, उसमें शेर जो था सारा काम कर रहा था। क्या क्या करता था? नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू द एनिमल्स। उस मूवी में दिखाया गया कि वो शेर जो था वो गाना सुनता था, सुनता था, कविता लिखता था, फुटबॉल खेलता था, बेसबॉल खेलता था, शराब पीता था, धुआं उड़ाता था। लेकिन इस सारा सीन को देख के इंसानों को तो मजा आता होगा थिएटर में, पर क्या उस शेर को आता था मजा? उस शेर को मजा नहीं आता होगा, क्योंकि उसे आपका ये फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल और सिगरेट नहीं चाहिए। उसे चाहिए उसकी आजादी, उसको छुट्टा छोड़ दो। उसको तो मजा उसके जंगल में आएगा जी। बात समझ में आ रही है? यानी हैप्पीनेस का कनेक्शन देखिए कैसे वो शेर से दिखाते हैं कि सब कुछ आपके पास रहेगा और भीतर से आप खुश नहीं है तो फिर बेकार की चीजें छोड़ के आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ रही है? आगे कहते हैं कि आवर इंटेलिजेंस हैज देयरफॉर सर्टेनली इनेबल अस टू गेट ए मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट देन इज ओपन एनिमल, बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लायबिलिटी ऑफ बोर्डम। तो हमें जो हैप्पीनेस मिलने वाला था वो हैप्पीनेस इनर ब्यूटी है, इनर सेटिस्फैक्शन है, लेकिन उस इनर सेटिस्फैक्शन को हम लोगों ने बेच दिया है इस दुनिया के मटेरियलिज्म के पीछे। मतलब हमें यह लगता है कि हम एसी में सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। नहीं, अगर आपने काम किया है, मेहनत किया है, मन संतुष्ट है, तो नींद पंखा में भी आ जाएगा। अगर आपने चोरी उचक्कई किया, लबरई किया है, किसी का पैसा ठग के भागे हैं, धूर्तता आपने की है, एसी 16 से नीचे भी चला जाएगा ना तो आपको नींद नहीं आएगी। हैप्पीनेस इज अदर थिंग एंड मटेरियलिज्म इज अदर थिंग। ठीक है। आगे राइटर कहते हैं, आगे में कहते हैं राइटर बोर्डम के बाद, बोर्डम, ओके। आगे कहते हैं राइटर, बट आई शॉल बी टोल्ड, हैप्पीनेस की बात हो रही है, दैट इट इज नाइदर नंबर नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। इट इज ऑब्वियस। देखिए, यह कहता है कि ना तो इंसान की संख्या बढ़ने पे वो खुश हुआ और ना ही उसका सम्मान बढ़ा और ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होने में। नहीं, जब इंसान को इंटेलेक्चुअल और मोरल ये दो नॉलेज समझ में आया, मतलब इंसान जब क्या करना है क्या नहीं करना इसकी समझ जान जाता है और किस काम को किस तरीके से करना है, संस्कारों के अंतर्गत आके, मोरालिटी के अंतर्गत आके, इथिक्स को समझता है, मोरल्स को समझता है, तब वो वास्तविक रूप में खुश होता है, संतुष्ट होता है। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज में बी डाउटेड। तो देखिए, ये ऑब्वियस है, ये वास्तविक है कि हम आज उतना जानते हैं जितना जानवर नहीं जानते। अब आप कुछ हम लोगों के जो एक्टिविस्ट होंगे वो क्या कहते हैं कि आपको कैसे पता, जानवर भी जानते हैं। नहीं, जानवर जानते हैं, हमारे इतना नहीं जानते क्योंकि उन्होंने नया कुछ इन्वेंट नहीं किया है। हम लोगों ने अपने आने के बाद बहुत कुछ नया इन्वेंट किया है। मान लो हमारे समझ से अगर वो बाहर है, हमारे काम का ना सही, अपने काम का भी तो कुछ इन्वेंट कर सकते थे। हिरन ने थोड़ा ब्रेन लगाया होता तो आज उसने इन्वेंट कर लिया होता शेर से स्पीड चलने वाला कोई चक्का, कोई मशीन, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, ताकि वो शेर से आसानी से बच सके। नहीं किया, हम लोगों ने तो कर लिया। हम लोगों को अगर शेर से बचना होगा तो हम लोगों ने उसका उपाय कर लिया, बाढ़ से बचना होगा हम लोगों ने उसका उपाय कर लिया। जानवर जंगल के रहने वाले बाढ़ में बह जाते हैं हर साल लाखों की संख्या में, कभी उन्होंने आविष्कार किया? नहीं किया। जंगल में आग लगती है, दावा कहते हैं उसको, उसमें हजारों जानवर जलते हैं हर साल। हम लोगों के घरों में अगर आग लगती है तो हमने फायर ब्रिगेड बना लिया है। बात समझ में आ रही है? तो दे हैव नॉट इन्वेंटेड एनीथिंग न्यू टिल द टाइम ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो उन्होंने हमारे इतना डेवलपमेंट नहीं किया, ये हकीकत है। वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज में बी डाउटेड बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम ब्रूट। देखिए, तो अब ये सारे आविष्कार हमें खुश कर पाए या खुश नहीं कर पाए ये तो सवाल है, ये तो डाउट है, लेकिन इतना तो जरूर है कि हम जानवरों से अब अलग हो चुके हैं। सिविलाइजेशन, ये कहता है सभ्यता। बाबू, सभ्यता और संस्कृति पहला ही चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्ले लिस्ट में जाइए और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी का चैप्टर है। ठीक है। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। सवाल है, हम सभ्य हो गए हैं,
हमारी सभ्यता है अपनी एक, मतलब हमने कपड़ा पहनना सीख लिया, हमने खाना को पका के खाना सीख लिया, शादी करना सीख लिया, मरने के बाद श्राद्ध करना सीख लिया। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्या हमारी सिविलाइजेशन ने हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना सिखाया है? सवाल पूछते हैं राइटर, क्या हम जब से सिविलाइज हुए एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हुए हैं कि और एक दूसरे से ज्यादा हम हेट करने लगे हैं? सवाल का जवाब देखते हैं। द आंसर इज इजी, आंसर बड़ा आसान है। रॉबिन, रॉबिन एक चिड़िया है, इसको रेड ब्रेस्ट भी कहते हैं, इसका जो सीना होता है वो लाल होता है, छोटी सी चिड़िया होती है। द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसिस, एक ब्रिटिश एक इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में एक रॉबिन चिड़िया पाई जाती है। वो देखिए करते क्या है, पेक, पेक मतलब होता है चोंच मारना। पेक एल्डरली रॉबिन टू डेथ वेयर एज मेन गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। देखिए कितना अंतर है। रॉबिन चिड़िया, जब एक चिड़िया बूढ़ी हो जाती है रॉबिन चिड़िया, तो सारे जवान रॉबिन मिलके उसको चोंच मार मार के मार डालते हैं। लेकिन जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है तो सारे जवान मिलके उसको पेंशन देना शुरू कर देते हैं। सारे जवान मिलकर का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई आदमी अगर नौकरी कर रहा 60+ का हो गया, अगर वो रिटायर कर गया, तो हम आप ये वो जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, सर्विस टैक्स भरते हैं, उसी से पैसा ना सरकार के पास जाता है और उससे उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। तो अब आप बताइए कि क्या हमारी सभ्यता ने फ्रेंडली होना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? सिखाया है, क्योंकि जहां एक तरफ रॉबिन चिड़िया बूढ़े रॉबिन को मार डालते हैं, हम इंसान उनको क्या करते हैं? पेंशन देते हैं। नाउ within the herd we are more friendly to each other than are many other species of animal, but in our attitude toward those outside the herd। देखिए जब हम अपने समूह में होते हैं, जब इंसान इंसान के साथ होता है, तो हम फ्रेंडली एक दूसरे के साथ, ऑब्वियस सी चीज है कि होते हैं। ठीक है, कई मामले ऐसे होते हैं जो हम लोग धर्म के नाम पे लड़ जाते हैं, जाति के नाम पे लड़ जाते हैं, चुनाव में पार्टी के नाम पे लड़ जाते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन हम लोग एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली हैं जानवरों की अपेक्षाकृत। इन स्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज बीन डन बाय मोरलिस्ट्स एंड रिलीजियस टीचर, आवर इमोशंस आर एज फेरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल्स अस टू गिव देम अ स्कोप व्हिच इज डिनाइड टू इवन मोस्ट सैवेज बेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे कारनामे और कुकृत्य भी कर देते हैं दोस्त, जो जानवरों से भी बदतर होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। इट मे बी होप्ड दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल, बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। ओमेन्स का मतलब शगुन, अपशगुन, जतरा, मुहूर्त, अपमुहूर्त, बदमुहूर्त, खराब मुहूर्त। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो हमें अभी भी दुखी करते हैं। हम लोग आगे थोड़ा सा रीति रिवाज के बारे में भी समझेंगे, कुछ ब्रूटल रीति रिवाज भी हमारे समाज में है, उनको देखते हैं। ऑल these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most help to mankind। देखिए बहुत सारे आइडियाज हैं। सबसे पहला, अभी तक तो उन्होंने एक ही आइडिया एक्चुअली बताया है, नंबर्स वाला। अब बाकी के आइडियाज वो बताएंगे, थोड़ा सीरियस हो जाइए। अगर आपको चाहे तो आप एक कॉपी पे 1 2 3 4 5 करके आइडियाज को लिखते चलिए। नंबर 1 में लिखिए नंबर्स, नंबर, जनसंख्या ने सबसे ज्यादा हेल्प किया। देखिए किस आइडिया ने इंसानियत की सबसे ज्यादा हेल्प किया, ये बताना पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में चर्चा करना, डिफरेंशिएट करना, बहस करना बेवकूफी है। आइडिया छोटा हो या बड़ा हो, आइडिया आइडिया होता है, उसने हेल्प किया है। द आइडियाज विथ विच वी शॉल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। पहला, दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक। ये जो नॉलेज एंड टेक्निक, देखिए जितने भी आइडियाज हैं, चाहे 1 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, आइडियाज की तो गिनती नहीं है भैया कि कितने आइडियाज हैं जिन्होंने इंसानियत की हेल्प की है। लेकिन चाहे वो कितने भी हो, 2 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। पहला टाइप नॉलेज एंड टेक्निक, एंड दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मोरल एंड पॉलिटिक्स। तो पहला वो जो नॉलेज और टेक्निक वाला है, मतलब जिसमें किसी चीज की जानकारी इकट्ठा करते हैं, नया इन्वेंशन करते हैं, नया आविष्कार करते हैं, नई चीज को डेवलप करते हैं, वो नॉलेज और टेक्निक के अंतर्गत आएगा। मोरल एंड पॉलिटिक्स जैसे फिलॉसफी, ज्ञान, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सारे मोरल और एथिक्स के कैटेगरी में आएंगे। ये भी तो हमें हेल्प कर रहे हैं। मान लो एरोप्लेन ने हमारे जीवन को फास्ट किया, ये नॉलेज और टेक्निक का कैटेगरी है। पर अपने पापा को प्रणाम करते हैं, माँ के हर बात को मानते हैं, इसने भी तो आपको सर्वाइव करने में हेल्प किया है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडियाज। I'm not talking about number of ideas. I'm talking about 2 types of ideas which have helped mankind. The first one is knowledge and technique, and the second one is moral and politics.
ठीक है। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू नॉलेज एंड टेक्निक। चलिए, नॉलेज और टेक्निक, साइंस आप इसको समझिए होल भाषा में। साइंस ने इंसान को कंफर्ट दिया है, कंफर्ट दिया है, और इंसान को साइंस ने लग्जरी दी है। इंसान को भैया घर, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, कार, फरारी, ठीक है, उसके बाद एरोप्लेन, कैमरा, मोबाइल, घड़ी, ये सारा तो साइंस नहीं दिया है। तो इसने इंसान को कंफर्ट भी दिया है और लग्जरी भी दिया है, पर इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन मोरल और पॉलिटिक्स ने दिया है। ठीक है, आगे कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। देखिए, सबसे डिफिकल्ट जो स्टेप, जो आइडियाज लिए गए, वो हिस्ट्री, इतिहास के उदय से पहले लिए गए। मतलब ऐसे भी आइडियाज हैं जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है कि किसने उस आइडिया को सबसे पहले यूज किया, कहां से वो यूज हुआ, कौन आदमी था जिसने इसका इंप्लीमेंट किया। जैसे रिप्रोड्यूस, सबसे पहले किसने सेक्स किया होगा, ये किसी को पता है? सबसे पहले किसके घर में बच्चा पैदा हुआ, किसी को पता है? नहीं पता। आग को घिसने, पत्थर को घिस के आग निकालने वाला वो व्यक्ति कौन था, क्या नाम था उस व्यक्ति का, किस जाति का वो था जिसने सबसे पहले चक्का बनाया था? ये सब हिस्ट्री से परे की चीजें हैं। ठीक है, at what stage language began is not known, but we may be pretty certain that it began very gradually। चलिए भैया, आ गया हमारा सेकेंड आइडिया। सेकेंड आइडिया, लैंग्वेज। किस एज में लैंग्वेज की शुरुआत हुई नहीं पता, लेकिन लैंग्वेज की जब से शुरुआत हुई है तब से इंसान की बड़ी स्पीड बढ़ गई है, ये देखेंगे। Without it, it would have been very difficult to hand on from one generation to the other generation the invention and discoveries that were gradually made। लैंग्वेज के हेल्प से क्या हुआ? लैंग्वेज के बिना यह असंभव था कि एक आविष्कार को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। इट इज इम्पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज। मान लो कि भैया थॉमस एल्वा एडिशन, ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था भाई, ग्राहम बेल ने। राइट, चुप, साइंस वाला नहीं, क्या करो यार, पूछना पड़ता है हमारे टीम वालों से। देखिए, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। एडिसन ने क्या आविष्कार किया था? बल्ब का। ठीक है, एडिसन ने एक आविष्कार किया कि भैया हम ऐसा वायर लेंगे टंगस्टन का, और इसको गर्म करेंगे, ऊपर से भैया वह शीशा चढ़ा दिया, आधा के होल्डर में घुसेड़ दिया। ठीक है, एडिसन ने आविष्कार किया कि टंगस्टन को हीट करेंगे तो बहुत लाइट निकलेगा और चारों तरफ कमरा रोशन हो जाएगा। तो एडिसन ने जब आविष्कार किया और उसने अपने रिसर्च को, अपने टेक्निक को कागज पे लिखा, तभी ने एडिसन के मर जाने के बाद भी बल्ब जलता रह गया। बात समझ में आ रही है? यानी एक पीढ़ी के नॉलेज को दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का, आइडियाज को ट्रांसफर करने का कैसे पॉसिबल हो पाया? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। इफ देयर वाज नो लैंग्वेज, अगर कोई भाषा नहीं होती तो एक आदमी एक आविष्कार करता, जब तक वो जिंदा होता आविष्कार उसके बलबूते पे होता, जब वो मर जाता तो फिर बात खत्म हो जाता। आइंस्टाइन ने कहा E इज इक्वल टू mc², पूरे वर्ल्ड के फिजिक्स को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आइंस्टाइन के पास भाषा थी, हम उनकी भाषा समझते हैं, हम ई भी समझते हैं, एम भी समझते हैं, सी भी समझते हैं, स्क्वायर भी समझते हैं, तब न उनके रिसर्च का बेनिफिट आज इस जनरेशन को मिल रहा है। सो लैंग्वेज हेल्प्ड पीपल टू पास ऑन द आइडियाज और इन्वेंशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आगे कहता है अनदर ग्रेट स्टेप विच मे हैव कम ईदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। आइए भैया, मिल गया आपको थर्ड आइडिया। भाषा के पहले आग आया कि भाषा के बाद आग आया पता नहीं, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का जब आविष्कार हुआ तो इंसानों को गति मिल गई। आज भी आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, आपका कार चल रहा है, फायर के कारण ही चल रहा है, आपको दिखे या ना दिखे। आपके गाड़ी में एक तेल की टंकी होती है, टंकी से एक पाइप जाता है, कार्बोरेटर में जमा होता है, उस पर से बूंद 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 करके गिरता है, जब सेल्फ मारते हैं इग्निशन स्पार्क करता है, छोटा छोटा ब्लास्ट होता है, मोटरसाइकिल का पिस्टन इंजन का उसको धक्का देता है और उसी के बल पे गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो आग का यूटिलाइजेशन समझिए कि आग कितना बड़ा स्टेप होगा। ठीक है, आई सपोज दैट एट फर्स्ट इट फायर वाज चीफली यूज्ड टू कीप वाइल्ड बीस्ट while our ancestors slept, but the warmth must have been found agreeable. Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing meat into the fire, but when it was taken out, it was found too much better, and so the long history of cookery began. ठीक है, यहां देखेंगे बाबू क्या क्या इससे हुआ। वार्मथ मिला, इसके अलावा वाइल्ड बीज। देखिए,
आग का सबसे पहले जो शुरुआती दौर में इस्तेमाल हुआ, मुझे लगता है, राइटर बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे पहले जानवरों को भगाने के लिए किया गया होगा। हमारे पूर्वज गुफा के भीतर सोने चले जाते होंगे और गुफा के दरवाजे पे आग लगा देते होंगे तो जानवर भाग जाते होंगे। फिर क्या हुआ, ठंडा का मौसम आया होगा, दरवाजे पे जो आग लगाई गई थी शरीर को थोड़ा सुकून देने लगा होगा, तो आदमी ने, अभी ठंडा का मौसम आ गया है, आग के पास जाके देख कितना सुकून मिलता है, ठीक है, आदमी ने उसको सेकना शुरू कर दिया। फिर गलती से कभी किसी बच्चे ने खाते दौरान मीट को फेंक दिया होगा, लड़का होगा, छरिया गया होगा, फेंक दिया होगा, चाहे गलती से गिर गया होगा, किसी ने उठा के उसको खाया होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, माँ ने खाया होगा, क्योंकि माँ ही वो प्राणी होती है जो सबके खाने के बाद खाती है, सबको अच्छा अच्छा खिला देती है और अपने लास्ट में कहियो 2 गो रोटी, कहियो 3 गो रोटी, कहियो 4 गो रोटी। घर के माँ का जो डोज होता है ना भाई, फिक्स नहीं होता है। आप किसी दिन 2 रोटी ज्यादा खा गए, उस दिन 2 रोटी कम खाती है, कभी चूड़ा खा लेगी, कभी कहेगी ना ना हमारा तो 2 रोटी का भूख है। माँ के स्पीचलेस, आई कैन नॉट से एनीथिंग, दिस इज थिंग टू फील, ठीक है। किसी बच्चे ने फेंक दिया मीट को और उसके बाद क्या हुआ, उसको उठा के किसी ने खाया होगा, अच्छा लगा होगा, तो यहां से कुकरी की शुरुआत हो गई। मान लो कि मीट को फेंक दिया होगा, थोड़ा देर पक गया होगा, निकाला गया होगा, तो आसानी से कट भी जाता होगा, टेस्टी भी लगा होगा, थोड़ा सौंधा सौंधा टेस्ट आया होगा, डाइजेस्ट भी हो गया होगा, अगला दिन उसको थोड़ा सा हल्का भी फील हुआ होगा पेटवा में, ठीक है, तो कुकरी की शुरुआत हो गई। आगे कहते हैं राइटर, द टेमिंग, टेम मतलब होता है पालना, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। आ गया हमारा फोर्थ आइडिया। बाबू आप कॉपी पे अगर लिख रहे हैं तो लिखते भी चलिए। फोर्थ आइडिया, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, स्पेशली द काउ एंड द शीप, must have made life pleasanter and more secure. Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animal was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. चौथा जो आइडिया था वो जानवरों को पालना, पशु पालन, स्पेशली गाय और भेड़, इसने इंसान की बहुत ज्यादा सहायता की। गाय को पालने से दरवाजे पर का घास फूस साफ हो जाता होगा, दूध मिलता था, दही मिलता था, पनीर मिलता था, घी मिलता था, संतुष्टि मिलती थी, घर का जो लेफ्ट ओवर जो खाना बचता था वो खत्म हो जाता होगा, सड़ता गलता नहीं होगा। भेड़ को पालने से भैया ऊन मिल जाता होगा, मीट मिल जाता होगा, ठीक है, घर में खेलने के लिए वो खिलौना मिल गया। तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ जो फिलोसोफर, जो थिंकर्स हैं, विचारक जो लोग हैं, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि देखिए इंसान ने जानवरों को सोच समझ के नहीं पाला। पहले इंसान हर जानवर को पालते थे, जो भी उनके धर्म ने सिखाया। किसी को कि उनके धर्म ने सिखाया कि ऊंट पालो तो उन्होंने ऊंट पाल लिया, किसी को सिखाया गाय पालो तो गाय पाल लिया, किसी को सिखाया शेर पालो, घड़ियाल पालो। ऐसे ऐसे भी लोग थे जो ऐसे ऐसे हिंसक जानवरों को भी पूजते थे। द ट्राइब्स दैट वर्शिप्ड lions, crocodile died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered. I like this theory, and in the entire absence of evidence for and against it, I feel liberty to play with it. तो भैया कुछ लोग, कुछ कबीले वाले ट्राइब्स, पहले लोग कबीले में रहते थे, झुंड में रहते थे, धर्म नहीं था, उसके पहले कबीला था, ठीक है, पंथ कहते हैं अभी इसको। सनातन एक धर्म था, बाकी सारे ट्राइब्स थे, और ट्राइब आपस में इकट्ठा हो के उन्होंने एक पंथ का रूप धारण कर लिया, और फिर जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म एक ही है सनातन, बाकी सारे पंथ हैं, ठीक है। तो देखिए, जो शेर को पूजते थे, मगरमच्छ को पूजते थे, वो खत्म हो गए। जो गाय को पूजते थे, भेड़ बकरी को पूजते थे, वो आज भी हंस खेल रहे हैं, लहरा रहे हैं। अब मान ली सपोज करिए कि भैया शेर का एगो गुफा है, आए वो कबीला का लोग शेर को पूजता है, गुफा में घुस गया, ओम शेराय नमः, ओम सिंहाय नमः, केला उसको खिलाने गए। देवता भीतरे ढह लिए होंगे, शेर भगवान भीतरे ढह लिए होंगे, सीधा मोक्ष दे देते होंगे। अब कोई क्रोकोडाइल को पूजता होगा, नदी में उतर जाता होगा 10 आदमी मिलके, हे प्रभु आइए, हे प्रभु आइए, प्रभु साक्षात घड़ियाल बाबा प्रकट होते होंगे, अब वहीं से स्वर्ग भेज देते होंगे, कहते होंगे फिर काला घर लौट के तुम भूलोक पे जाओगे, है कि नहीं बाबू। लेकिन जो गाय भैंस को पूजते थे वो आज भी प्रोस्पेरस हैं, आज भी हैप्पी हैं। आगे कहता है कि इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड हियर कम्स द फिफ्थ आइडिया। ठीक है, देखो बाबू, कौन पहले आया कौन बाद में आया ये नहीं बता रहे हैं, वो बता, आप चाहे तो एग्जामिनेशन में ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, पहले फायर लिख दीजिए बाद में एग्रीकल्चर, मन करे तो पहले डोमेस्टिकेशन लिख दीजिए बाद में एग्रीकल्चर लिखिए, मन करे तो पहले एग्रीकल्चर लिखिए बाद में डोमेस्टिकेशन लिखिए। आइडियाज कितने हैं ये बात हो रही है, कब कौन पहले आया, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात इसमें नहीं हो रही। तो एग्रीकल्चर which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries, उसके बाद खेती की शुरुआत इंसान ने कर दी। इंसान ने सीख लिया कि ये बीज को रोप के फिर वो सब बहुत सारा फसल को उगाया जा सकता है। लेकिन
जब शुरुआती दौर में एग्रीकल्चर था तो उसमें भी बहुत से खून की नदी बही है, बहुत सारा खून चढ़ा है, खून खराबा हुआ है। अब भैया खेती में कैसे खून खराबा, देखिए क्या है। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइस मतलब होता है बाबू बलिदान, बलिदान, एंड कैनिबलिज्म, मोलोच जिसको अभी के समय में मलेच कहते हैं, ठीक है। मोलोच वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। A similar opinion was adopted during the evangelicals of the Manchester in the early days of industrialism। देखिए, पहले के लोगों की मान्यता क्या थी जब इंसान ने पहली बार खेती शुरू की थी, कि खेत में फसल आप रोप दिए, लगा दिए, और जब तक एगो बच्चा को काट के उसका खून खेत में नहीं छिड़का जाएगा, जो उसे मलेच्छ भूत होता था, वो फसल को उगने ही नहीं देता था। मनगढ़ंत बात थी, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे की बलि दी जाती थी, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलिज्म हुआ, माने इंडस्ट्रीज जब बैठने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हो गया, उस समय में भी बच्चे की बलि दी जाती थी। कैसे? ये जो देखिए खेत में बच्चों की बलि देने की जो परंपरा है वो सदियों तक चली, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान भी हुआ। कैसे? When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in condition that caused most of them to die, it has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infant। नया नया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में फैक्ट्री बैठती थी, तो 6 साल के बच्चा को जाके फैक्ट्री के भीतर बंद कर दिया जाता था। वो बच्चा 12 घंटा 14 घंटा काम करता था, कामवा करते करते उसमें मर जाता था। जब वो मर जाता था तब होता था कि चलो अब बलि चढ़ गया, शुभ हो गया, अब कारखाना शुरू करो, अब कपड़ा बनना शुरू हो जाएगा। अब ये चीज प्रूव हो गया कि भैया बिना बलि दिए भी खेती होता है, बिना बलि दिए बच्चा का भी कंपनी में कपड़ा बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर में भी बलि दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी दिया गया। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक 1000 of years। इन द केस ऑफ कॉटन वुड हार्डली ए सेंचुरी। तो देखिए, खेती जब शुरू हुई तो हजारों साल तक बलि देने की परंपरा चली, हजारों साल तक बलि पड़ता रहा। जब इंडस्ट्री वगैरह आई तो सैकड़ों साल तक बलि पड़ी। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। तो चलो कुछ तो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? खेती जब हुआ था शुरुआती स्टेज में हजारों वर्ष बलि चला, उसके बाद सैकड़ों साल बलि चढ़ा, तो भैया इट मींस देयर हैज बीन सम प्रोग्रेस। चलो 1000 से घट के 100 पर आया, 100 से घट के फिर दशक पर पहुंचा होगा, दशक से घट के 1-2 साल चला होगा कोनो रिवाज में, दुर्गा पूजा में चढ़ा होगा, और उसके बाद अब चीजें अपने से हो रही हैं। आगे लास्ट में कहते हैं, देखेंगे, द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड हियर कम्स द 6th आइडिया। और सबसे आखिरी जो आइडिया था जिसने इंसानियत की हेल्प की, वो था राइटिंग, लिखने की कला। जैसे अभी लिखा हुआ चीज आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये सबसे आखिरी था। वो फर्स्ट याद रखिएगा नंबर्स, और लास्ट याद रखिएगा राइटिंग, और बीच में जो जैसे याद आ जाएगा वैसे लिख देना, 6 को 7 को पूरा देना, ठीक है। विच वॉज इंडीड अ प्रीक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री, राइटिंग लाइक ए स्पीच developed gradually and in the form of picture designed to convey a message. It was probably as old as a speech, but from picture to syllable writing and thence to alphabet was a very slow evolution। देखिए, तो सबसे पहले राइटिंग कैसे हुआ? सबसे पहले राइटिंग होता था भाई पिक्चर्स के माध्यम से समझाया जाता था। अभी जगह जगह कहीं कहीं पत्थर उथर पे आप देखिएगा इस तरह पिक्चर रहता है, ठीक है। पिक्चर के बाद इंसान ने क्या किया? लाइन खींचना शुरू किया, और लाइन खींच खींच के इंसान बताने लगा। उसके बाद अल्फाबेट पर आया, फिर ABCD लिखने लगा। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा स्लो प्रोसेस था। लिखावट राइटिंग पहले पिक्चर से स्टार्ट हुआ, फिर लाइन खींचने पे, माने लाइन खींचता था, उसके बाद अल्फाबेट पे पहुंचा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चाइना में अभी तक ये स्टेप नहीं लिया गया। ससुरा को आज तक अल्फाबेट लिखने नहीं आया, वो आज भी ऐसे ही लाइन खींच खाच के चाऊ माऊ चाऊ चाऊ मिंग मिंग पिंग पिंग करके अपना काम चला लेता है। बात समझ में आ रही है? तो हियर वाज वर ऑल आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। और इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसमें कोई डाउट अगर आपको है, कोई भी कंफ्यूजन है, काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और सवाल का जवाब आपको फटाफट दिया जाएगा एज सुन एज आवर टीम सीज इट। टेक केयर, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास।